तो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं और ये फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ाते हैं या घटा देते हैं। तो लेट अस सी हाउ द फैक्टर्स affect the rate of reaction। तो factors which affect the rate of reaction are: first, concentration of reactants, or products। I mean, जब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये पहला फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स। दूसरा, सेकंड है टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है रिएक्शन के स्पीड को। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि कैटालिस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने या घटाने में। तो कैटालिस्ट और फोर्थ है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, माने रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, इसका भी प्रभाव पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, इन सभी फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं उन सभी फैक्टर्स को जान लेते हैं। तो फोर्थ हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। फिफ्थ है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, सिक्स है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सेवेंथ है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेशर भी है। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स और रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं, यानी कि रिएक्शन के स्पीड को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर किस प्रकार से रिएक्शन के रेट को प्रभावित करता है। तो ये फैक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो नंबर 1 अब डिटेल में देखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले में
सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ऐसा देखा गया है जनरली कि जब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने का स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब कि rate of reaction increases on increasing the concentration of reactants. Rate of reaction increase directly proportional to the concentration of reactants. Concentration of reactants. But it may not be true always. देखा गया है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी होता है और उस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, ऐसा भी मिला है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है यह एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट से ही हम रिएक्शन के स्पीड को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शन को देख करके नहीं बता सकते कि इसका स्पीड कितना होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट होता है जिसको अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट जब होता है तो देखा गया है कि अलग अलग डिपेंडेंस आता है। तो यहाँ पर लेकिन जनरली ऐसा मिला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन increases on increasing the concentration of reactants or products। ओके, अब इसमें ध्यान देना है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR में डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, on increasing the concentration of reactants। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो सकता है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिला है। अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में remain unaffected on increasing concentration of reactants। मतलब रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर यह भी देखने को मिला है कि रिएक्शन का स्पीड अनअफेक्टेड भी रहा है, मींस उसके रेट में कोई चेंज नहीं हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने के बावजूद भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन में रिमेन अनअफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये भी याद रखना है आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड
में डिपेंड्स ऑन वन और ऑल और none of reactants concentration इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर या सभी रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर अथवा किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर भी ये रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी इफेक्टेड होता है, सभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर भी इफेक्टेड मिला हुआ देखा गया है, और कभी कभी तो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। तो जो डिपेंडेंस है वो अनसर्टेन है, डिपेंड्स करता भी है और नहीं भी करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता भी है और नहीं भी करता है, इस बात को याद रखना है। लेकिन जनरली देखा गया है कि व्हेन द concentration of reactants are increased, the rate of reaction also gets increased। तो ये हो गया concentration of reactant, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग का अगला फैक्टर है वह है टेम्परेचर। तो इसमें क्या हुआ है कि रिएक्टेंट्स का या पूरे रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to temperature means generally, not always, generally rate of reaction increases on increasing the temperature of reactants। ऐसा क्यों होता है? जब रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स, रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स यानी कि आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो फास्टली मूवमेंट करने लगते हैं, जिसके वजह से उन पार्टिकल्स के बीच कोलिजन इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला है कि रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो when temperature of reactants increased
increased by 10 degree centigrade. The rate of reaction gets increased by 2 to 3 times. ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट मीन्स when the temperature of the reactants are reaction increased, the rate of reaction also gets increased. ओके, तो ये दूसरा फैक्टर है. अब इसके बाद हम लोग थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे. इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए, अब उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वह है कैटलिस्ट. सबसे पहले आप लोग को मैं बता दें कि व्हाट इज ए कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which increases or decreases the rate of reaction without taking part in the reaction. ये बिना रिएक्शन में भाग लिए हुए, मतलब ये रिएक्शन में भाग न लेते हुए जब रिएक्शन के स्पीड को या तो डिक्रीज कर देता है या इंक्रीज कर देता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं. ये कैटलिस्ट करते क्या है, तो एक अल्टरनेट पाथ सेटअप कर देते हैं रिएक्टेंट्स के लिए, जिससे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्पीड के साथ होने लगता है, यानी कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. और ये जो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसे हम ट्रांजिशन एनर्जी भी कहते हैं, उसको भी ये डिक्रीज कर देते हैं कैटलिस्ट. और रिएक्शन जो दूसरे पाथ से हो रहा था अब शॉर्टकट पाथ से होने लगता है और स्पीड जो है बढ़ जाता है. चलिए देखते हैं डिटेल में. तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो ए सब्सटेंस which increases or decreases the rate of reaction, वो कैटलिस्ट होते हैं. It sets up an alternative path to produce products by decreasing activation energy by activation energy. ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, जिस पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं. तो उसी स्टेट पर जो एनर्जी होती है वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है. क्लियर. अब ये कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं,
इसलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of catalyst. कैटालिस्ट, इसका मतलब कि कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तहत, जैसे एक रिएक्शन है हमारा, जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो यह एक कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है, और बनाता है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का स्पीड, इसका मतलब कि दोनों रिएक्टेंट्स का रिएक्शन करने का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन के। तो हमने देखा कि कैटलिस्ट प्लेस रोल इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है, ये रिएक्टेंट्स का स्टेट भी रेट ऑफ रिएक्शन को निर्धारित करता है। जब रिएक्टेंट्स गैसियस फेज में होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा कोलाइड करते हैं, और जितना अधिक कोलिजन उतना अधिक रेट इंक्रीजमेंट, यानी कि रेट बढ़ता है। तो यहां पर देखा गया है कि जो गैस का गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट्स होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक होता है, और लिक्विड का इससे कम होता है, और सॉलिड का सबसे कम होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि रिएक्टेंट्स जब गैसियस फेज में होते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक होता है, लिक्विड स्टेट में गैसियस से कम स्पीड होता है, और सॉलिड में इन दोनों से कम स्पीड होता है रिएक्शन का। इसका मतलब कि रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में होगा तो उसका रिएक्शन रेट हाईएस्ट होता है। क्लियर? तो ये रहा हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद फिफ्थ फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब जो लाइट है, प्रकाश है, अगर वो ज्यादा ब्राइट है, चमक रहा है तेज, तो उसकी इंटेंसिटी हाई है, और यदि वो डिम है तो उसका इंटेंसिटी कम है। तो लाइट का इंटेंसिटी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चलते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है
हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो यह लाइट के उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनाती है। इसमें देखा गया है कि जो ये Hb है ना, Hb V जैसा दिख रहा है, तो H न्यू, तो इसको हम लोग एनर्जी ऑफ फोटान कहते हैं, यानी कि लाइट फोटान से बनी होती है। मतलब जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फोटान्स कहते हैं। इसलिए जो रिएक्शंस लाइट की उपस्थिति में होती है उस रिएक्शन को हम फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस कहते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जो कि लाइट के उपस्थिति में होती है। तो यहां पर देखा गया है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोर बनाते हैं, तो जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी कि जब फोटान्स की मात्रा ज्यादा पड़ती है रिएक्शन के ऊपर, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन द लाइट। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ फैक्टर्स हुआ। उसके बाद आता है सिक्स फैक्टर, छठा फैक्टर। तो छठा फैक्टर क्या है? तो वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें देखा गया है कि जो रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया है, अगर वो ज्यादा ओपन है तो रिएक्शन करने का रेट इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग the surface area of reactants। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप वाटर में साल्ट का क्रिस्टल घोलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल और साल्ट क्रिस्टल की जो कांटेक्ट एरिया है वो कम होता है। क्यों? साल्ट क्रिस्टल में है, ढेला के रूप में है, तो जो साल्ट के अंदर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इसलिए केवल बाहर, क्रिस्टल के बाहर का सरफेस पर उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं वही वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच जो इंटरेक्शन का अमाउंट है वह कम होता है। लेकिन उसी जगह पर यदि हम साल्ट के क्रिस्टल को पाउडर रूप में कर दें, मतलब उसको पाउडर बना दें, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आते हैं और रेट ऑफ जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कहें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ओके, जैसे यहां समझ लीजिए, जैसे ये साल्ट है, साल्ट का एक क्यूब है, इसको जब आप पानी में घोलेंगे तो यही जो सरफेस एरिया है वो वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा। लेकिन इसी क्यूब को आप तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट कर दें,
ऐसे सपोज पाउडर फॉर्म में कर दे इसको, तो जो ये कांटेक्ट एरिया है इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएंगे। देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल है जो मैं ऐसे डॉट डॉट कर रहा हूँ, वो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे। इस प्रकार से इंटरेक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो ये रहा हमारा 6th फैक्टर। उसके बाद इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो इसके बाद 7th फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब रिएक्टेंट्स कौन सा नेचर के हैं। जैसे रिएक्टेंट्स के रूप में आपके आयनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, फिर आपके हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स या होमोजीनियस रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट्स का नेचर भी रिएक्शन के स्पीड को प्रभावित करता है, यानी कि इफेक्ट करता है। तो हमने देखा कि जो आयनिक रिएक्शंस हैं, आयनिक हमने देखा था आयनिक रिएक्शंस। तो आयनिक रिएक्शन जब NaCl सोडियम क्लोराइड को हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है क्या, सिल्वर क्लोराइड एज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो जो ये रिएक्शंस होते हैं आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड देख रहे हैं यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं ये आयनिक है, आयनिक रिएक्टेंट्स है यानी आयन से बने हुए हैं, तो इनका स्पीड अधिक होता है। यहीं पर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमने देखा था कि जब नाइट्रोजन गैस को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया बनता है NH3। बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6, यहाँ 3 हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं इनमें बॉन्ड टूटते हैं, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन के बीच में जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इसमें समय लगता है और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस स्लो होते हैं एज कंपेयर टू द आयनिक रिएक्शंस। इसका मतलब कि द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद इसी के अंदर आता है हमारा होमोजीनियस रिएक्टेंट्स और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स। होमोजीनियस, होमोजीनियस रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब होमोजीनियस रिएक्टेंट्स होते हैं मतलब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बने हुए रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो अधिक होता है एज कंपेयर टू द हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स। इसका मतलब कि होमोजीनियस रिएक्टेंट्स का जो रिएक्शन रेट होता है वो अधिक होता है एज कंपेयर टू द हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स। हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स बोले तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कम होता है। तो जब इंटरेक्शन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि होमोजीनियस रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होता है और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स का स्पीड कम होता है। तो इस प्रकार से नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स आल्सो इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन दिस वे
the factors affecting the rate of reactions now ends. Thank you.